एक एटॉमिक हाइड्रोजन का टॉपिक रह गया इस चैप्टर से, एटॉमिक या नेसेंट हाइड्रोजन, और दूसरा टॉपिक हमारा हाइड्राइड्स का रह गया इस चैप्टर से। अच्छा, हाइड्राइड का जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है। हाइड्राइड का टॉपिक, बात हमारी बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन पर हो रही थी। एटॉमिक हाइड्रोजन का टॉपिक हमने पढ़ना है, उसके बाद हाइड्राइड्स का टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है। तकरीबन हर साल ही आता है पेपर में, हर दूसरे साल तो आ ही जाता है, तो इसलिए अब हम बारी बारी इन टॉपिक्स को देखते हैं। अच्छा, एक लफ्ज है एटॉमिक हाइड्रोजन, इस लफ्ज से आप क्या आपकी वाकफियत है, कुछ अगर आप मुझे बता सकें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एटॉमिक हाइड्रोजन कुछ जानते हैं इस बारे में? देखो, एटॉमिक हाइड्रोजन का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ये हो H2, ठीक है, और इस H2 को मैं तकरीबन 5000 डिग्री सेल्सियस पर हीट करता हूँ, और जो 5000 डिग्री सेल्सियस पर हीट होना है, ये एनर्जी तकरीबन 104.5 किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी है ये, और ये बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। आपको खुद भी अंदाजा हो रहा होगा कि 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोड्यूस करना कोई आसान बात तो है नहीं, ठीक है। और जब हम ऐसा करेंगे तो ये 2H हो जाएगा। अच्छा, कभी इक्वेशन में अगर मैं किसी एटम को इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखता हूँ, तो इसका ये मतलब होता है कि मैं उसके एटॉमिक फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके एटॉमिक फॉर्म की बात कर रहा हूँ। ये क्या कहलाता है? ये हाइड्रोजन कहलाती है बेटा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और सर ब्लर हो रहा है। हो गया सर, क्लियर हो गया। फोकस करता है ना बेटा, वो हो सकता है इसलिए इशू आ रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। देन इसके अलाउंग यहाँ पर जब ये प्रोड्यूस हुआ तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन है। असल में ये हुआ क्या? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन होता क्या है? देखो, एटॉमिक हाइड्रोजन का मतलब है एक हाइड्रोजन का एटम, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा उसके शेल का एक इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक हाइड्रोजन है। अगर यही केस कुछ इस तरीके से हो जाए कि एक और हाइड्रोजन का एटम इसके साथ जुड़ जाए अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें और ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स बॉन्ड बना लें, तो ये क्या कहलाएंगे? ये H2 कहलाएंगे, और इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं ये करना चाह रहा हूं कि इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड बना है ना, इस बॉन्ड को तोड़ना चाह रहा हूं। इस बॉन्ड को तोड़ दूंगा तो ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स अलग हो जाएंगे। ये जो दोनों हाइड्रोजन के एटम्स अलग होंगे इसको कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब इनके दरमियान अगर डिफरेंसेस की बात करें तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो होता है ये वेरी स्टेबल होता है, और एटॉमिक हाइड्रोजन जो होता है वो वेरी अनस्टेबल होता है। अच्छा, याद रखना, केमिस्ट्री में अगर मैं किसी चीज को स्टेबल कह रहा हूं तो इसका ये मतलब है कि वो रिएक्शन मुश्किलों से करेगा, कर जाएगा, कर सकता है लेकिन मुश्किल होगी। और अगर किसी चीज को मैं अनस्टेबल कह रहा हूं, इसका मतलब है कि वो हाथ पैर जोर से तैयार है रिएक्शन करने के लिए, उसको मौका मिला और उसने फौरन रिएक्शन शुरू कर दिया, ठीक है। ये एक तो स्टेबिलिटी की कहानी है। अच्छा, इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि ये लेस रिएक्टिव होता है और ये हाईली रिएक्टिव होता है, कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। सेम इसी तरीके से ये एक पॉइंट हो गया डिफरेंस का, ये दो हो गए। ये तीसरा पॉइंट अगर हम लिखें तो ये बहुत ज्यादा ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आप जल्दी से बताओ जरा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? बताया है बहुत मरतबा इसलिए पूछ रहा हूं। जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम कम है आज। बेटा क्या हुआ, मुंह में गुड़ वुड़ दबा दिया है क्या? Loss of oxygen, gain of hydrogen, gain of electron. लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो रिडक्शन रिएक्शन होता है बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इन तीन काम, जो अभी मुझे अनुषा ने शायद बताए, वो तीन काम जो अनुषा ने अभी बताए हैं, वो तीन काम किसी और से अगर कोई करवा दे, देखो एक सब्सटेंस ए है, ठीक है, और वो सब्सटेंस बी से वो तीन काम करा रहा है जो अनुषा ने अभी बताए हैं, ठीक है, तो ये जो ए है ना, ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये ए कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये बी से कौन से काम ले रहा है? ये बी से रिडक्शन वाले काम ले रहा है। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला क्या काम होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के क्या काम होंगे? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ये काम उनसे करवा दे किसी और चीज से, उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बार बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे जरा फोकस इसलिए करवा रहा हूं, या बार बार तुम लोगों से इसलिए पूछ रहा हूं, देखो ये बहुत बच्चों वाली बात है। अब मैं कल को चलकर जब आगे बढ़ूंगा ना, आगे बढ़कर मैं तुमसे लफ्ज रिडक्शन के बारे में, रिडक्शन लफ्ज को लेकर कोई टॉपिक समझा दूं पूरा, और उसके बाद एंड में आकर कोई मुझसे पूछे कि सर ये रिडक्शन ही समझ नहीं आया, तो पूरा टॉपिक तो आपको घंटा समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए जरूरी है कि आपको ये लफ्ज जरा पहले समझ में आ जाए, ये लफ्ज जहन में बैठ जाए। देखो लफ्ज रिडक्शन अगर मेरे जहन में आया ना, मैंने लफ्ज रिडक्शन पूछा, तो आपके जहन में तीन बातें आनी चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, या हाइड्रोजन गेन हुआ है, या ऑक्सीजन लूज हुआ है। लफ्ज ऑक्सीडेशन बोला तो तीन बातें जहन में आनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, या हाइड्रोजन लूज हुआ, या ऑक्सीजन लूज हुआ। इन तीन में से कोई एक काम हुआ होगा। अब देख लो कौन सा काम हुआ, बस ये तो देखकर ही पता चलेगा कि काम हुआ कौन सा है। सही है, ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, लेकिन होंगे इन तीन में से ही कोई काम। तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अच्छा, यहां पर जो रिडक्शन की डेफिनेशन में अप्लाई कर रहा हूं, ये कौन सी वाली अप्लाई कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन वाली, ऑक्सीजन वाली, या हाइड्रोजन वाली? यहां पर जो बात हो रही है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन वाली बात नहीं हो रही। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर जो बात हो रही है इन दोनों जगह पर, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बुनियाद पर बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन वाली यहां पर बात नहीं हो रही। और ये बात भी मैं आपको समझा चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि तीनों डेफिनेशंस एक साथ अप्लाई हो रही है, कोई एक या कोई दो भी अप्लाई हो सकती है। यहाँ पर वो दो अप्लाई हो रही है। जरा स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलूंगा जल्दी से। सही ले लिया है। ओके, अच्छा अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन की। रिएक्टिविटी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन में अगर मैं मिसाल के तौर पे सल्फर का रिएक्शन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से करवा रहा हूं, तो और रूम टेम्परेचर है, यानी कि कोई खास कंडीशन क्रिएट नहीं की है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यही काम मैं एटॉमिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस में करवा दूं, तो रूम टेम्परेचर पर यही रिएक्शन हो जाएगा और H2S प्रोड्यूस हो जाएगा। सेम इसी तरीके से CuO है और इसका रिएक्शन मैं H2 से करवा दूं, तो रूम टेम्परेचर पर कुछ नहीं होगा। बट यही काम अगर मैं एटॉमिक हाइड्रोजन से करवाऊं रूम टेम्परेचर पे, तो रिएक्शन होगा, कॉपर अलग होगा, वाटर हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया। मेरा सवाल ये कि ये क्यों होता है, जल्दी बताओ। सर क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, आपने क्यों बताया होता है हाईली रिएक्टिव? ही क्यों होता है? स्टेबल नहीं था। है आप सर। स्टेबल क्यों नहीं होता? मतलब ये मुश्किल होती है इसको रिएक्शन करने में, इस वजह से ये वो रिएक्ट नहीं करता है एस से पहली वाले उसमें, और दूसरी वाले टर्म में जब वो अनस्टेबल हो जाता है तो वो रिएक्शन कर करीब देता तो है। जा रहे हो, जरा मुझे बताना अनस्टेबल क्यों होता है। तुमने लफ्ज इस्तेमाल किया, करीब पहुंच गए हो जवाब। आपने बताया था ना कि मुश्किल होती है रिएक्शन करने में, स्टेबल का मतलब ये होता है। स्टेबल का मतलब तो ये होता है, चलो मैं आता हूँ सीधे सीधे। वैसे करीब करीब आ गए थे तुम लोगों ने, अच्छा मुझे जवाब दिए। खैर सुनो,
देखो अभी आपको एक चीज हमने पढ़ाई क्या कि H2 को अगर 2H बनाना है यानी कि एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 104.5 किलो कैलोरीज पर मोल देनी पड़ेगी। अब तुम्हें एक बात बताता हूं, H2 जब भी किसी चीज से रिएक्ट करेगा ना, H2 सबसे पहले उसको इस फॉर्म में जाना पड़ेगा, पहले वो इस फॉर्म में जाएगा और उसके बाद रिएक्शन करेगा, सही है। और इस फॉर्म में जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। अब रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी इसको मिल ही नहीं रही है कि ये H2 इसमें कन्वर्ट हो और रिएक्शन करे। सेम यही यहां पर भी यही कैसे कि रूम टेम्परेचर पे इस H2 को इतनी एनर्जी मिल ही नहीं रही कि ये इसमें कन्वर्ट हो और इससे रिएक्ट करे। अगर मैं डायरेक्ट ये प्रोवाइड करता हूं तो उसको इस एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट रिएक्शन कर जाएगा। इसको पहले इस एनर्जी की जरूरत होगी फिर रिएक्शन करेगा, इसलिए इसमें रिएक्शन नहीं हो रहा और इसमें रिएक्शन हो रहा है। इस एनर्जी के होने की वजह से, यानी कि इस एनर्जी के, ये एनर्जी इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, इसलिए ये स्टेबल है। मतलब इस एनर्जी की बॉन्ड फॉर्मेशन जब इस मॉलिक्यूल की हुई है तो बॉन्ड फॉर्मेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है कि इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, यानी कि H2 बनते वक्त इतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, तभी वो स्टेबल है। भाई आप भूखे प्यासे एक कमरे में बंद कर दूं मैं आपको 3 दिन के लिए भूखा और प्यासा, अनस्टेबल हो जाओगे। उसी कमरे के अंदर मैं बंद कर दूं और बंद करके खाना और पीना वीवीआईपी प्रोवाइड करूं तो अनस्टेबल नहीं हो गए। तो चलो यार खैर है, पढ़ाई से भी दूर है, घर के कामों से भी दूर है, सारी फैसिलिटेशन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, टीवी है, कंप्यूटर है, सब कुछ है, खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, ना घर का कोई काम करना है, ना अम्मा की झाड़ सुननी है, ना अब्बा की झाड़ सुननी है, तो चिल रहोगे। यहाँ पर यही मामला है कि ये जो है ना, इसके पास एनर्जी मौजूद है, ये स्टेबल है, इसके पास सारी दुनिया की आसाइश मौजूद है, इस गरीब के पास ये एनर्जी नहीं है तो ये अनस्टेबल है। बात समझ में आ गई? अगर हम जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है उसको रूम टेम्परेचर की जगह 5000 सेंटीग्रेड हीट देते तो तब भी वही रिएक्शन होगा जल्दी। तब तो बेटा हाई हो जाएगा ना, टेम्परेचर हाई हो गया, जी। ये टूट गया, ये टूटने के बाद तो यही वाला रिएक्शन हो जाएगा ना। सर उससे एस को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एस को फर्क पड़ेगा, सल्फर मेल्ट हो जाता है बेटा, 113 115 डिग्री 196 से 113 से लेकर 119 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर मेल्ट हो जाता है, लिक्विड हो जाता है सल्फर। सर वो रिएक्शन कर जाएगा फिर? हाँ, और उसके बाद सल्फर बॉयल हो जाएगा, सल्फर गैस में तब्दील हो जाएगा बेटा, आराम से रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी इस गैस को बनाने की इतनी जरूरत नहीं है, अगर इस गैस को मतलब हासिल ही करना है तो गटर का ढक्कन खोल दो, गटर के ढक्कन में से जो बदबू आती है उसी की तो होती है H2S की। तुम्हारे चूल्हे में से जो बदबू आती है गैस की, वो इसी गैस की होती है, H2S की, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जरा, फिर आगे चलेंगे। ले लिया है सर। ठीक है, अच्छा अब कुछ बात कर लेते हैं जरा फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन की। फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन बनानी है, कितने तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो अभी बताया कि हाइड्रोजन गैस लो, सीधे सीधे 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करो, एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाएगी। लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, इतना टेम्परेचर अचीव करना हालत खराब हो जाएगी, कहाँ से अचीव करेंगे। एक और तरीका भी हो सकता है, हाइड्रोजन लो, निकल कैटलिस्ट रख दो, तो निकल कैटलिस्ट की सूरत में यही काम 250 से 300 पर हो जाता है, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पे यही काम हो जाता है, लेकिन कैटलिस्ट होना चाहिए वहां पे निकल। अब मसला ये कि नहीं सर, हमारा दिल तो नहीं कर रहा कि हम इतनी भी हीट करें, अगर हाथ हमारा जल गया तो पैसा खर्च कर लो भाई। यही काम प्लेडियम या प्लेटिनम कैटलिस्ट की सूरत में हो जाता है और ये काम रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है। मसला ये कि प्लेडियम और प्लेटिनम महंगा होता है, ठीक है। अच्छा अब मैं कुछ बात कर लूं जरा नेसेंट हाइड्रोजन की, एक रिएक्शन लिख रहा हूं, जरा देखो।
जिंक प्लस 2HCl। यहाँ पे क्या होगा, जिंक इधर से क्लोरीन निकाल के जिंक क्लोराइड बनाएगा और इधर से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, सेम यही रिएक्शन मैं दोहराऊं, लेकिन मैं कर दूं सोडियम को पानी में डाल दूं। बल्कि अभी एक आध दिन पहले मेरे ख्याल से ये रिएक्शन मैंने तुम लोगों को बताया भी था, वीडियो दिखाई थी ना इसकी। सर NaOH प्लस H। अब पता है ये जो हाइड्रोजन है दो, इनको क्या कहेंगे जल्दी बताओ, इनको क्या कहेंगे? इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन, इसका एक और नाम होता है, इसे कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट का मतलब क्या होता है? नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न। बच्चे होते हैं ना छोटे नौमौलूद बच्चे जो पैदा होते हैं, उनको हम अपनी उर्दू जबान में नौमौलूद कहते हैं, अंग्रेजी में उनको नेसेंट कहते हैं, न्यूली बॉर्न। ठीक है, अब सर इसमें और फिर इसमें क्या फर्क है? एक ही चीज है सर। हाँ बेटा, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये भी एटॉमिक हाइड्रोजन है, ये भी एटॉमिक हाइड्रोजन है, तो फिर ये फनकारी क्यों कर रहे हैं अलग से? देखो होता कुछ ये है कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, तो जब वो प्रोड्यूस होती है ना हाइड्रोजन, तो इनिशियली दैट हाइड्रोजन इज एटॉमिक हाइड्रोजन। जैसे इस रिएक्शन में जब ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होगी, एटॉमिक फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, यानी एक एक एटम प्रोड्यूस होगा। अगर मैं उस एक एक एटम का, यानी कि इस एटॉमिक हाइड्रोजन का कोई इस्तेमाल कर लूं, अगर कर लूं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इस्तेमाल नहीं करूं तो ये हाइड्रोजन, चूंकि एटॉमिक हाइड्रोजन, और एटॉमिक हाइड्रोजन आपको पता है कि रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये इर्द गिर्द मुंह मारेंगी, ये तलाश करेंगे कि कोई इनको मिल जाए जो इनसे बॉन्ड बना ले। बहुत गंदी है हमारी केमिस्ट्री, क्या करें, मजबूरी है, तो कहीं इधर उधर मुंह मारेंगे। ठीक है कि भाई कहीं कोई मिल जाए जिससे ये बॉन्ड बना ले, कोई नहीं मिला है, कोई नहीं मिला बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या करेंगे भाई, दो एटम आपस में ही, चल भाई तू भी अकेला मैं भी अकेला, दोनों मिलकर एक दूसरे का अकेलापन दूर कर देते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। सही भाई, तो एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन है एक ही बात। नेसेंट हाइड्रोजन का लफ्ज सिर्फ उस हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो रही हो। अब देखो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है ना, बेटा माइक बंद करो, हाँ माइक बंद करो। ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर मैं इसको तोड़कर ये बना रहा हूँ, एटॉमिक हाइड्रोजन बना रहा हूँ, यानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तोड़कर एटॉमिक हाइड्रोजन बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं किसी चीज, मैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तोड़कर नहीं बना रहा, बल्कि हाइड्रोजन कंटेनिंग एक कंपाउंड है, उसमें से हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ। तो है तो वो भी एटॉमिक हाइड्रोजन, लेकिन उसको नाम अलग दे दिया गया, उसको नाम दे दिया गया नेसेंट हाइड्रोजन का। तो बस एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोडक्शन का फर्क है, बाकी दोनों चीजें हैं एक ही। अक्सर इस चीज के हवाले से ना एटॉमिक और नेसेंट हाइड्रोजन पे बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है एप्टीट्यूड और मुख्तलिफ तरह के टेस्टिंग सिस्टम्स में। तो फर्क याद रखना कि नेसेंट हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, और एटॉमिक हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोड्यूस हो उसे नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। और एटॉमिक हाइड्रोजन क्या है? वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन। सिंपल, क्लियर? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो आज के लिए बात यहीं तक रखते हैं, बाकी बात आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी। अब नेक्स्ट क्लास कब है? कल है? हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।